नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव और नाले का पानी जमा रहने के कारण लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हालत यह है कि उमस भरी गर्मी में सड़ांध उठने के कारण लोगों के लिए अपने घरों में रहना भी दुश्वार हो गया है। बारिश थमने के बाद भी प्रभावित क्षेत्र में जल जमाव की समस्या विकराल बनी हुई है। पानी जमा होने से हजारों लोग प्रभावित हैं। जल जमाव के कारण दुकानदारों और घरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। बदबू निकलने के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। इससे बीमारी फैलने की आशंका भी बनी रहती है। जिले में 4 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में अभी भी जल जमाव बना हुआ है। सरकारी कार्यालय परिसरों में लेकर मुख्य सड़कों पर पानी लगने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुरुवार को शाम हुई तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से शहर से ग्रामीण अंचलों के निचले हिस्से में जलभराव हो गया। आवासों, दुकानों में पानी भरने से लाखों रुपए का लोगों का नुकसान उठाना पड़ा। शहर के कोलघाट, प्रहलाद नगर, बागेश्वर आदि मोहल्लों में भी अभी भी जल जमाव बना हुआ है, जिससे उक्त मोहल्ले के लोगों का बारिश के पानी से होकर आना पड़ रहा है। वहीं शहर के कई मोहल्लों में बारिश से आई बिजली फॉल्ट को अभी तक ठीक नहीं होने से लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। मोहल्लों व मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश का पानी लगने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को एबीसी चैनल की टीम ने कोल पांडे क्षेत्र में जल जमाव से पीड़ितों की समस्या जानी। यहाँ के निवासी डॉक्टर महात्म दुबे ने कहा कि 4 दिन से पानी भरा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। समरसेबल का पानी भी प्रयोग लायक नहीं आ रहा है। महामारी की आशंका बढ़ गई है। कपड़ा सर पर रखकर वो अपनी क्लिनिक पर आ रहे हैं। हुई है काफ़ी मात्रा में, ऐसा पानी कभी आज तक इतना भरा हुआ नहीं था। 4 दिन से ये पानी भरा हुआ है, तमाम बदबू आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी बदबू तो आ ही रही है, सबसे बड़ी परेशानी समरसेबल का पानी उस तरह से गंदा निकल रहा है जिस तरह से टंकी साफ करते समय जो गंदा पानी उस तरह की बदबू आ रही है। नहाना, लैट्रिन जाना और दुर्भर हो गया है। और हम ही नहीं, अगल बगल काफ़ी मात्रा में हज़ारों संख्या में लोग परेशान हैं, त्राही हैं, बिजली नहीं है और हमें इस तरह से 1-2 रोज़ और रहा तो तमाम प्रकार की महामारी होगी, जान माल का खतरा होगा। प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी। हम तो किसी भी तरह से कपड़ा सर पर रख के आके अपने क्लिनिक पर समाज की सेवा कर रहे हैं और खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही है। डिप्रेशन में पूरा परिवार है, अगल बगल लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। आने जाने की इतनी कोई साधन नहीं है, पानी से भरा हुआ कमर तक पानी है और लोग काफ़ी परेशान हैं, भयभीत हैं कि कब क्या हो जाए, कब क्या बीमारी हो जाए। अधिकांश लोग डिप्रेशन में भी मौतें हो सकती हैं। डिप्रेशन, न तो पानी है, न पीने का पानी की व्यवस्था है। हम लोग तो थोड़ा बहुत किसी तरह अगल बगल से काम चला रहे हैं, बाज़ार का पानी ला के अपना पी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सक्षम नहीं है। साग सब्जी तो हाँ, कुछ की भी व्यवस्था नहीं है। हम एक लोग क्लोरीन टैबलेट मंगा के उसको डाले टंकी में कि कुछ साफ़ होगा, वो बदबू से यहाँ तक एक्वागार्ड में जो पानी है वो भी बदबू आ रहा है, उल्टी आ रही है, खाने की इच्छा नहीं है, भूख लगी है, खाने की इच्छा नहीं है। खुद हम समाज सेवी शहर का सब कोई जानता है हमको कि हम सबकी सेवा 2-2 बजे रात के, लेकिन अब हिम्मत जवाब दे रही है और हम डिप्रेशन में होते जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार भयभीत है, बच्चे भयभीत है, अगल बगल पास पड़ोसी सारे लोग परेशान हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं हो पा रही है न घर पढ़ पा रहे हैं। बच्चा बाहर से आया है, लखनऊ पढ़ता है, वो नीट की तैयारी करता है। बस यही है कि सारी सुविधाएं मिल जाए, पानी का निकासी हो जाए और प्रशासन जो है इस पानी को जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर अगर नहीं निकलवाया तो ये पानी
सड़कें और तमाम महामारी फैलेगी और तमाम लोगों की मौतें हो सकती हैं। वहीं पूर्व मीटर रीडर राजनारायण सिंह ने कहा कि पूरे क्षेत्र में आवागमन बंद है, लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति है उसे संक्रामक बीमारियों से बचना भी मुश्किल लग रहा है। दो दिन बारिश हुई, चारों तरफ से लग गया है और निकलने लायक नहीं कहीं। और आज के डेट में अब तक भी पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। सारे गांव वासियों को जो यहाँ बसे हैं, आने जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम लोग घर छोड़ करके अपना सामान लेकर भाग गए। कुछ सामान उसी में डूब करके ख़राब हो रहा है और अपना जो बचने लायक सामान था लेकर के यहाँ गंतव्य स्थान पर जा कर के रह रहे हैं। इसकी अगर जल्दी व्यवस्था नहीं होगी और पानी जल्दी सूखेगा नहीं तो सबसे बड़ा अहम समस्या है आने वाले दिनों में एक भयंकर बीमारी यहाँ आ सकती है। इस बीमारी से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो के यहाँ की पानी को बाहर निकाल के यहाँ की साफ सफाई हो। इधर जो भंवरनाथ से सप्लाई आती है, 2 दिन तो नहीं थी, वहाँ पानी लगा हुआ था। अथक परिश्रम के बाद वहाँ बिजली की व्यवस्था है, लेकिन जो कोलबाज बहादुर मोहल्ला है, कोढ़िया बस्ती के तट, वहाँ पानी सभी भरा हुआ। उसके दक्षिण तरफ भी पानी है, इधर उत्तर तरफ भी काली चौरा लेके सब पानी से डूबा हुआ है। अब तक बिजली की व्यवस्था इधर सुधार नहीं हुआ। कोई रास्ते नहीं कि बिजली की व्यवस्था सुधार हो। ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं, सारी चीज़ें, तो सुधार कैसे होगा? जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगी। कोलपांडे निवासी रणधीर सिंह ने कहा कि 1 हफ्ते से पानी भरा हुआ है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है, पीने के पानी में कचरा आ गया है। आस्था राय ने कहा कि इस समय पानी की, लाइट की और आने जाने की दिक्कत सबसे अधिक है। हफ्ते से कोई जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए पूरा जल जमा भरा हुआ है, आज 1 हफ्ता के लगभग हो गया है और चारों तरफ इधर भी देखिए, इधर भी पूरा पानी भरा हुआ है, तालाब हुआ है और आना जाना मुश्किल हो गया। यहाँ पे रोड भी जो है धंस गई है और पानी बहुत ज़्यादा यहाँ हो गया है। अब पानी सूख भी रहा है तो गंदगी इतनी हो रही कि बदबू आ रही, इससे बीमारी फैलेगी। जी क्या करें, क्या यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा, किसी नेता द्वारा या नहीं कोई नहीं आया देखने, न कोई यहाँ देखने नहीं आया, न पूछने आया कि यहाँ लोग डूब रहे हैं कि क्या हो रहा है। पानी भरा है, आने जाने का रास्ता भी पूरा पैक है। जी कैसे यहाँ का पानी कैसा आ रहा है? लोग बता रहे हैं पानी बहुत खराब आ रहा है। हाँ, पानी में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ मिट्टी टाइप का आ रहा है, जिससे कुछ पानी सब गंदा हो गया तो नीचे से वही पानी आएगा। तो आप लोग पानी कहाँ से खरीद के? हाँ, खरीद के पी रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ पे व्यवस्था हो जाए कि आने जाने का रास्ता सही हो जाए, और क्या चाहते हैं, निकासी हो जाए पानी का, मोटर चले। पानी बहुत ज़्यादा लगा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। खाने पीने की दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत, लाइट नहीं है। पानी घर में बहुत आ रहा है, पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। तो कोई मदद किया अभी आप तक? तो क्या दिन से आप लोग फंसे हैं यहाँ 1 हफ्ते से? मदद करने आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। नेता और ग्राम प्रधान कोई भी नहीं। कैसी स्थिति आप लोग है इस समय? बहुत ही बेकार है, कोई भी ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है। खराब है, इतनी खराब है कि बयान नहीं की जा सकती है। आज 7 दिन से 8 दिन से जनता जो है इसी घर में पड़ी हुई है। सबके घर में पानी घुस गया है, पानी की निकासी कहीं नहीं है और आदमी घर छोड़ के किसी तरह ठेले पर लाद के कहीं जा रहा है, अपने अपने रिश्तेदारों के घर चला गया है। पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है कि बाज़ार से खरीदने जा भी रहा तो रास्ता नहीं है कहीं। पूरे रास्ते में पानी, इधर पुराने जेल से लेकर कोढ़िया बस्ती से जो रास्ता है एकदम अभी पानी लगा हुआ है। उसकी कोई निकासी नहीं, न शासन, न प्रशासन, न नेता, न तो कोई भी मानो झांकने तक नहीं आया कि जनता किस तरह रह रही है। ये तो बहुत ही अन्याय हो रही है हम लोगों के साथ और इसका जल्द से जल्द पानी की निकासी हो, नाली की व्यवस्था हो, कम से कम पानी तो तुरंत निकाला जाए, अगर सफाई कराई जाए, नहीं तो आधी से ज़्यादा जनता तो फिर ख़त्म। कोरोना से जो मरी इससे मर जाएगी, बीमारी से मर जाएगी। बदबू चारों तरफ फैली हुई है
और अभी पानी जब सूखेगा 10-20 दिन, पता नहीं कितने महीने लगेगा, तो और आदमी मरेंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। इस मामले में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने एबीसी चैनल से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि जल निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके लिए बंधे पर 6 बड़े पाइप टॉरेंट कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर जल निकासी हो जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वैसे तो मेरठ से अपनी चुनावी जनसभा का शुभारंभ करेंगी, पर गांधी जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने वाली महारैली चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्वांचल को साधने आ रही प्रियंका गांधी वाराणसी में महारैली कर पीएम को सीधी चुनौती देंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आजमगढ़ जिले से 500 बसों के साथ बड़ी संख्या में जनता भी इस महारैली में शामिल होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे के बारे में आजमगढ़ जिले में हो रही तैयारियों के बाबत कांग्रेस के मंडल प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि वैसे तो प्रियंका गांधी मेरठ से ही चुनावी शंखनाद का शुभारंभ कर रही हैं, पर वाराणसी की महारैली से पूरे पूर्वांचल को साधने में मदद मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस महारैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले की 278 न्याय पंचायतों से 2-2 बसें वाराणसी को जाएंगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गाड़ियां भी जाएंगी। वाराणसी से आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों को साधा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। जिले की 1865 ग्राम सभाओं में कमेटी का निर्माण किया जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी लगातार जिलों का दौरा कर रही है, जिससे जल्द से जल्द घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। पहले हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश से दौरा शुरू हो रहा है। यूँ तो वैसे मेरठ से शुरू हो रहा है, लेकिन आगामी 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती का दिवस है, उस दिन बनारस में यानी कि काशी में एक बड़ा कार्यक्रम, महारैली का कार्यक्रम है, और जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, यह मसलन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, इन जगहों से कांग्रेस जन सब वहां पहुंच रहे हैं बनारस में, और बहन प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंकने 2 अक्टूबर को आ रही हैं। आज से जाएंगे, कितने का करता है यहाँ से जाने की तैयारी? देखिए, अभी आजमगढ़ में हमारे पास 22 ब्लॉक हैं और 278 न्याय पंचायतें हैं। अभी कार्यक्रम के अनुसार 278 न्याय पंचायतों में 2-2 बसों को देने का कांग्रेस का हमारा कार्यक्रम है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं और पूरी तैयारी है कि हम यहाँ से लगभग 500 बसों का बेड़ा और कम से कम 500-600 गाड़ियों के काफिले के साथ बहन प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए सभी लोग बनारस पहुंचेंगे। बनारस में कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? हमें उम्मीद है कि अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ जुटेगी और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 2 लाख लोगों का समागम वहां होगा। और जहां तक कांग्रेस की नीतियों का सवाल है, हम बनारस से जो बिगुल फूकेंगे उसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो पार्टी की नीतियां हैं वो आम लोगों के बीच में कांग्रेस वहां पर रखेगी। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टो कमेटी जो है, यानी कि जो घोषणा पत्र बनता है चुनाव का, उसके लिए सलमान खुर्शीद साहब हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में विभिन्न जनपदों में दौरा करके वो टीम आगामी घोषणा पत्र तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। एक चर्चा ये कांग्रेस पार्टी फिर कहीं समझौता न कर ले, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ताओं के मन में भी संदेह है, तो आपको क्या जानकारी इसके बारे में? कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो फिलहाल हम लोगों ने संगठन पर पिछले 2 वर्षों से पूर्ण ध्यान दिया है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय विश्वजय सिंह मणिंदर मिश्र जी और उन सारे लोगों ने, हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन कर लिया है। और इवन यहाँ तक कि जहाँ तक अब जनपद आजमगढ़, मऊ और बलिया का सवाल है, आजमगढ़ में 1865 ग्राम सभाएं हैं और सभी पर हम अपनी ग्राम कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं, जो संभवतः 1 सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में मैं आपको कह सकता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम किसी से क्यों गठबंधन करें, जब हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हैं और हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार ईश्वर ने चाहा तो हम दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश में बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।
आजमगढ़ 4 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया। उसके बाद जिले की बिजली काट दी गई। धीरे धीरे कुछ इलाकों की बिजली बहाल तो की गई, लेकिन ज्यादातर हिस्से आज 4 दिन बाद भी बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पीने के पानी तक का संकट पैदा हो गया। जिन इलाकों में पानी नहीं भरा है और विद्युत सप्लाई बहाल की जा सकती है, उन क्षेत्रों में भी विभागीय उदासीनता के चलते सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसको लेकर नरौली क्षेत्र के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। कल उप जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया था कि जिन इलाकों में पानी नहीं है, उन क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बहाल कर दी जाए। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद जेई और एसडीओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बहाल नहीं की गई। विद्युत विभाग के इस उदासीनतापूर्ण रवैये से लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की, जिससे कि बिजली और पानी के संकट से निजात मिल सके। 5 दिन से बिजली गई हुई है, अभी आज तक नहीं है। हम लोग पानी बिना एकदम हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। हाँ, खाना तक नहीं बन रहा है, पानी नहीं है तो खाना कहाँ से बनेगा? बच्चे परेशान है एकदम से। हाँ, जरूरत है बिजली का एकदम। क्या चाहते हैं? हम लोग को बनना चाहिए, हम लोग को बिजली आनी चाहिए बस, और यही चाहते हैं हम लोग। कोई नहीं आएगा तो फिर हम लोग धरना देंगे और क्या करेंगे, यही हम लोग का। आए थे बस कह रहे हैं शाम तक होगा व्यवस्था, देख रहे हैं शाम तक होता है कि नहीं होता है व्यवस्था। कि 3 दिन से 4 दिन से लाइन नहीं आ रही है। यहाँ पे पानी की परेशानी हो रही है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है, बच्चे सोने में परेशानी, हर चीज़ में खाना नहीं बन रहा है बिना पानी के। तो हम लोग कितने दिन बिना पानी कैसे रहेंगे? हाँ? जब तो कोई आया कि नहीं? आया था कैसे हो ना? हाँ, ऐसे कोई वैसे आया था। बिजली विभाग कोई आदमी आता नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता बिजली विभाग का। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग लाइन आ जाए, हम लोग यहाँ पे हम लोग को पानी की व्यवस्था दे। वही धरना प्रदर्शन देंगे, हम लोग नहीं आएंगे तो। जिला अस्पताल में सोमवार की दोपहर प्रसव के लिए शल्य चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराई गई प्रसूता की नवजात को जन्म देने के बाद हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस बात को अस्पताल प्रशासन छिपाता रहा। मौत की जानकारी के बाद मृतका के साथ आए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद कटाई ग्राम निवासी 30 वर्षीय उर्मिला पत्नी तेज बहादुर चौहान को सोमवार की दोपहर परिजनों ने प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। करीब दोपहर 2 बजे अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक रश्मि सिन्हा द्वारा शल्य चिकित्सा के बाद नवजात शिशु का जन्म कराया गया। ऑपरेशन थिएटर में ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। सांस लेने में दिक्कत महसूस होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान ही महिला की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसकी मौत को छिपाते हुए हालत गंभीर बताकर हायर सेंटर ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा। चिकित्सकों द्वारा हाथ खड़े कर देने पर परिजन उसे परेशान थिएटर से जब बाहर ले आए तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। मौत की जानकारी के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला के भाई का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 5,000 रुपए की मांग की थी। 4,000 रुपए दिए भी गए। इसके बावजूद डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई, जिसकी वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। सूचना पाकर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया। मामले में पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। ये मेरी दीदी थी, इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गई। 1:50 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। कैसे क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द, पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था, कोई एकाक स्टाफ आए हैं जो वहाँ पे आए हैं तो ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन भी तुरंत खत्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। क्या पैसा वैसा भी मांग? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये मांग रही थी। हम लोगों के पास 4,000 रुपये था तो 4,000 रुपये हमने दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। किसके खिलाफ? डॉक्टर के खिलाफ? हाँ, डॉक्टर के खिलाफ। कोई डॉक्टर भी नहीं आया बाद में। सस्पेंड किया जाए, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे मेरी दीदी इतना दिन करा रही थी, सिर्फ स्टाफ थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। हाँ, और ये रेफर कर रही थी दूसरे अस्पताल में, फिर आने के बाद कोई एक थी। महिला की मौत के सवाल पर महिला अस्पताल की
CMS डॉक्टर मंजुला सिंह का कहना है कि मरीज को ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के बाद लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। महिला के परिजनों को हायर सेंटर रेफर भी किया गया पर नहीं ले गए, जिस कारण महिला की मौत हो गई। दोपहर में हुआ था 2 बजे के आसपास, 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5 बजे 5:30 बजे जब उसने कंप्लेंट किया तो उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी तो जो हमारी येमो ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की उसको और जो ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि मेरी पेशेंट ब्लीड थी, उसको ब्लीडिंग हुई थी, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज गई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे और इस वजह से जो उसने समय गंवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया और फाइनली जब वो जाने के लिए मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद जब नीचे जब तक लाए वो लोग तो उसी बीच में उसका डेथ आरोप लग रहा था मरीजों का कि पैसे की डिमांड चाहिए कि 5,000 मांगा गया था, 4,000 मैंने दिया, उसके बाद भी लाख। अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी। ऑक्सीजन की दिक्कत है, समस्या ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे हैं नहीं। जब मरीज को जब शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं। ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है तो वो उस तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल के ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो गई नहीं, उसमें लेट करने लगी तो बाकी तो ट्रीटमेंट सब चल रहा था। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश में भी छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े कारोबारियों तक लाखों लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए। इस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रही है। इन योजनाओं में से एक है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम यानी PMFME योजना, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। मंगलवार को उप निदेशक उद्यान मनोहर सिंह ने बैठक का आयोजन कर योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अधीनस्थों को सौंपी। उन्होंने बताया कि देश के छोटे कारोबारियों के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। ये स्कीम खाने पीने का कारोबार करने वाले लोगों के लिए है। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें मदद राशि देगी और ऐसे लोग घर बैठकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस योजना का नाम PMFME स्कीम है। इसे PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज कहा गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए ये स्कीम कारगर है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ओर से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये योजना शुरू की गई ताकि छोटे कारोबार करने वाले लोग इसे अपना सकें और अपना काम बढ़ा सकें। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स FME के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से हर जिले में रिसोर्स पर्सन बनाए गए हैं जो यूनिट्स के लिए DPR तैयार करेंगे। बैंक से लोन लेने, FSSAI के स्टैंडर्ड को पूरा करने और रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में जानकारी देंगे। जिन्हें यूनिट्स लगाना है वो अपना DPR आवेदन सहित नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं। सरकार की तरफ से इसकी छानबीन होगी, जिसके बाद रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। लोन पर भी कुछ छूट दी जाती है और उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। आज यहाँ पे जो PMFME स्कीम शुरू हुई है, हमारे जो मंडल के वासी हैं, जनपद आजमगढ़ वासी हैं, जो हमारे उद्योग लगाना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो हमारे यहाँ जो खेती हो रही है परंपरागत भी हो रही है, मोटे अनाज हैं या गन्ने पर आधारित हैं, आपके जो मसाला जैसे मिर्च हो रही है पैदा यहाँ पे 4-5 इलाकों में, तो उसमें कुटीर उद्योग है या संरक्षित करके मिर्च को अचार बना करके, या और भी जो खेती है केले की खेती भी यहाँ हो रही है, उसमें हम केले से जो है अपना आटा भी बना सकते हैं, चिप्स भी बन सकता है केले से। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो उत्पाद तैयार हो वो गुणवत्तायुक्त तैयार हो, उद्यमी गुणवत्तायुक्त उत्पाद तैयार करें और वो तैयार करने के बाद उससे संबंधित उद्यम भी लगाएं, यानी कि अपना छोटी यूनिट भी लगाएं, प्रसंस्करण यूनिट भी लगाएं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक PMKSY यानी कि PMFME योजना संचालित की है। इसमें
30% अनुदान है, 30 लाख पे 10 लाख का जो, और ये योजना सभी के लिए है। महिला हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, आपके निजी उद्यमी हो सकते हैं, निजी उत्पादक हो सकते हैं। आम का है, जैसे आम के शहद क्षेत्रों में जो तैयार होता है आम की फसल, उसमें भी ये जैम है, आपका अचार है, आम से पन्ना है, और जो उत्पाद है वो उसमें अपना कारखाना लगा के, उद्यम लगा के वो तैयार कर सकते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज़ विभाग से, उद्योग विभाग से अपना पंजीकरण करा लें और FCCI से अपना वो ले लें, और उसको जो है करा करके, और उसमें पैकिंग ग्रेडिंग करा के, ब्रांड प्रमोशन करा करके वो गुणवत्ता युक्त तैयार करके बाज़ार में बेच सकते हैं। इसमें बैठक जो है हमारे जो शीतगृह स्वामी भी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और जो यहाँ के DRP हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, और जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़, और जो योजना प्रभारी हैं इस स्कीम को चलाने वाले, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें विस्तार से आज विचार विमर्श इस बैठक में किया गया है, और इसमें जो समस्याएं मूल रूप से जो आएंगी उसका भी निष्पादन किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें जो व्यवस्था है वो हमने बता दिया है, और इसमें uppmfme@gmail.com, और जो दूरभाष नंबर है उद्यान निदेशालय का 0522404414 पर भी वो संपर्क कर सकते हैं। और जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़, उपनिदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ से भी संपर्क स्थापित करके इस जो हमारी PMFME योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इसमें वो लाभान्वित हो सकते हैं। जल जमाव व बाढ़ जैसे हालात झेल रहे कंधरापुर व खैरुद्दीनपुर के ग्रामीणों ने अविलंब जल निकासी व सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश युवा अध्यक्ष नूरुल हुदा के नेतृत्व में कंधरापुर खैरुद्दीनपुर के ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर बरसात के पानी की निकासी व अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों से हुई बातचीत में नूरुल हुदा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश व माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। बरसात के पानी से कंधरापुर व खैरुद्दीनपुर में जल जमाव से निकासी किसी समय दुर्घटना घट सकती है। लोगों का पैदल भी आना जाना दुर्लभ हो गया है। कुछ कच्चे मकान गिरने की भी संभावना बढ़ गई। ऐसे में हम सभी जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब पानी निकासी की व्यवस्था की जाए एवं पोखर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए। जनार्दन कुमार ने कहा कि खैरुद्दीनपुर में बरसात के पानी से जनता आए दिन जूझ रही है। छात्रों का पठन पाठन से भी दुश्वारियां हो रही हैं। अनिल कुमार महाप्रधान चोलापुर ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कंधरापुर प्रधान रामचंद्र उर्फ रामा ने कहा कि हमारे ग्राम सभा में जब भी तेज बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है, जिससे ग्राम वासियों को सदैव दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी पुलिया निर्माण की मांग की गई पर आज तक मांग पूरी नहीं हुई। ग्राम सभा की पोखरी की जमीन को पाट दिया गया और सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा है। उन्होंने मांग की कि पानी निकासी का अविलंब व्यवस्था की जाए। समस्या यह है कि हमारे गांव के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है और अगली बार भी इस पानी का निर्धारण के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए थे जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के पास, तो उसका कोई निदान नहीं हुआ और सरकारी कर्मचारियों ने वहाँ पे पुलिया दिखा करके और इसके बाद उसकी स्थिति यथास्थिति छोड़ दिए। आज दिक्कतें हो रही है आज के समय में कि गांव के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, मकान गिर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जल जमाव होने के कारण ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो भयंकर से भयंकर बीमारी होने की संभावना है। इसके निदान के लिए हम लोग जिला महोदय को जो है कि एप्लीकेशन दे के और अवगत करा रहे हैं कि हमारी समस्या को किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द समाधान उसका निकाला जाए। समस्या ये है कि हमारे चारों तरफ रोड बन चुके हैं, पानी की निकासी हम लोगों की नहीं हो पाती, इसलिए जो है कि हर घर में पानी लगा हुआ है और आम लोगों को आने जाने में समस्या होती है और प्राइमरी विद्यालय पे पानी लग चुका है, इसलिए पठन पाठन में बच्चों को भी दिक्कत होती है। बारिश हर साल लग जाता है पानी। हम लोग कई वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि उसका जो है कि एक समाधान निकाला जाए, पुलिया का निर्माण हो या नाला कहीं निर्माण हो
और उसका समाधान हो जाए, ताकि हम लोगों की फसलें और घरें जो हैं बर्बाद होने से बच जाए। खैरुद्दीनपुर और कंधरापुर में जो जल जमाव की स्थिति है, वहाँ बच्चों के पठन पाठन में भी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गिर भी गए हैं और गिरने की संभावनाएं हैं, कोई भी घटना घट सकती है। और वहाँ जो भूमाफिया हैं पोखरी की ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं और जल निकासी की समस्या है। इस समस्या का निदान अविलंब नहीं हुआ तो खैरुद्दीनपुर के भी प्रधान हैं, कंधरापुर के भी प्रधान हैं, जोल्हापुर के महाप्रधान हैं, इन सभी लोगों को लेकर के हम एक बृहद आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।